धीरे धीरे उस पुराने मंदिर की दीवारों पर चढ़ती शाम की परछाइयां जैसे किसी भूले हुए सच को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और शायद वही सच कई सालों से उस बंद तहखाने के अंधेरे में चुपचाप सांस ले रहा था। गांव का नाम बहुत छोटा था, इतना छोटा कि नक्शों में अक्सर उसकी जगह खाली रह जाती थी। लेकिन उस छोटे से गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना पत्थर का मंदिर जैसे समय की एक धीमी धड़कन था, जिसकी हर दीवार पर धूल के महीन कणों में पुराने दिनों की कहानियां जमी हुई थी। मंदिर के आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों ने पत्थर की जमीन को धीरे धीरे चूमते हुए अपनी जगह बना ली थी। और हर शाम जब हवा उस पेड़ की सूखी पत्तियों को हल्का सा हिलाती, तो लगता जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बीते समय को पुकार रहा हो। उसी मंदिर की देखभाल करता था हरिदास, एक शांत स्वभाव का आदमी जिसकी उम्र अब 55 के पार जा चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी किसी अधूरी बात की परछाई हमेशा तैरती रहती थी। हरिदास का दिन हमेशा बहुत सादा होता। सुबह की हल्की धूप में मंदिर की सीढ़ियां झाड़ना, फिर पुराने पीतल के दीपक को साफ करना, और दोपहर की चुप्पी में मंदिर के भीतर बैठकर धीरे धीरे मंत्र पढ़ना। गांव वाले उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि हरिदास के दिल में एक ऐसा बोझ था जो सालों से उसके अंदर कहीं चुपचाप जमा हो गया था। जैसे मंदिर की किसी दरार में फंसी धूल जिसे कोई देख तो नहीं पाता, पर वो वही रहती है। मंदिर के पिछवाड़े एक छोटी सी पत्थर की सीढ़ी नीचे जाती थी, और उस सीढ़ी के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर जंग लगा ताला लटका रहता। वही था मंदिर का तहखाना, जिसे गांव में शायद ही किसी ने कभी खुला देखा हो। लोग कहते थे कि वो तहखाना बहुत पुराने समय में बनाया गया था, जब इस मंदिर को पहली बार खड़ा किया गया था। लेकिन धीरे धीरे वो जगह बंद कर दी गई, और फिर किसी ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। हरिदास जब भी मंदिर के पीछे जाता, उसकी नजर अनजाने में उस बंद दरवाजे पर ठहर जाती, जैसे कोई अधूरी याद धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती हो। शाम को जब सूर्य की आखिरी किरणें मंदिर की घंटियों को हल्का सा चमका देती, हरिदास अक्सर उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर कुछ देर चुपचाप देखता रहता, और उसके चेहरे पर एक बहुत धीमी उदासी उतर आती। कई साल पहले की एक शाम उसे आज भी याद थी, जब उसने आखिरी बार उस तहखाने का दरवाजा खुला देखा था। उस दिन हवा भी कुछ अलग थी, जैसे किसी अनकहे डर की आहट अपने साथ लाई हो। उस शाम हरिदास बहुत छोटा था, शायद 15 साल का, और मंदिर के पुराने पुजारी भैरवनाथ उसके गुरु जैसे थे। भैरवनाथ की आवाज हमेशा धीमी और शांत होती थी, लेकिन उस दिन जब वे तहखाने की ओर जा रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। हरिदास उनके पीछे पीछे चलता हुआ उस पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, और जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, ऊपर से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तहखाने के भीतर हवा ठंडी और शांत थी, और दीवारों पर लगे पुराने दीपकों की लौ बहुत हल्की सी कांप रही थी। वहां एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुराना कपड़े का थैला रखा हुआ था, और भैरवनाथ ने बहुत सावधानी से उस थैले को उठाकर हरिदास के सामने रखा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वे किसी गहरी बात को हवा में घुलने देना चाहते हों। कुछ चीजें समय से पहले दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए, उन्होंने कहा था, और फिर थैले को वापस मेज पर रख दिया। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया था। कुछ ही महीनों में भैरवनाथ इस दुनिया से चले गए, और उस तहखाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल दर साल गुजरते गए, मंदिर की दीवारों पर मौसम बदलते रहे, पीपल के पेड़ की जड़ें और गहरी होती गई, लेकिन वो बंद दरवाजा वही रहा, जैसे किसी पुराने वादे की रखवाली कर रहा हो। हरिदास ने कभी उस ताले को खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे याद था कि भैरवनाथ की आंखों में उस दिन कैसी गहराई थी। लेकिन फिर भी कभी कभी रात की बहुत शांत घड़ियों में, जब मंदिर के आंगन में सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट होती और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती,
हरिदास को ऐसा लगता जैसे उस तहखाने के भीतर कोई बहुत पुरानी याद धीरे धीरे जाग रही हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसमान में चांद आधा था और उसकी फीकी रोशनी मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। हरिदास दीपक बुझाकर वापस अपने छोटे से कमरे की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर फिर उसी बंद दरवाजे पर टिक गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात भी कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। और तभी बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी पुराने लकड़ी के तख्ते ने धीरे से करवट ली हो। हरिदास वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कन अचानक थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरी, बहुत पुरानी जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे उस सीढ़ी की ओर बढ़ा और उसके कदमों के नीचे पड़े सूखे पत्ते बहुत हल्की आवाज कर रहे थे। नीचे पहुंचकर उसने उस दरवाजे को देखा। वही पुराना ताला, वही लकड़ी की दरारें, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजे के नीचे की पतली दरार से जैसे बहुत हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, इतनी हल्की कि अगर कोई जल्दी में देखता तो शायद ध्यान ही नहीं देता। हरिदास कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके मन में कई साल पुरानी बातें एक एक करके जागने लगी। भैरवनाथ की धीमी आवाज, वो पुराना कपड़े का थैला और वो वाक्य, कुछ चीजें समय से पहले दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन आज जैसे समय खुद उसके सामने खड़ा होकर धीरे से कह रहा था कि अब शायद वह पल आ गया है। हरिदास ने कांपते हाथों से उस जंग लगे ताले को छुआ और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी स्मृति उसके दिल के भीतर हल्की सी रोशनी जला रही हो, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की आखिरकार कई साल बाद धीरे धीरे खुलने वाली हो। अगर इस कहानी की धीमी हवा ने आपके मन को थोड़ा शांत किया हो, तो बस उसे ऐसे ही चुपचाप अपने पास रहने दीजिए। कभी कभी सुकून भरी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। कभी कभी रात इतनी शांत हो जाती है कि पुराने दरवाजों की खामोशी भी कोई धीमी कहानी सुनाने लगती है। और उस रात मंदिर के तहखाने के बाहर खड़ा हरिदास जैसे उसी खामोशी की धड़कन सुन रहा था। वो कुछ देर तक उस लकड़ी के दरवाजे को देखता रहा, जिसकी सतह पर समय की पतली दरारें ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी बूढ़े चेहरे की झुर्रियां, और ताले पर जमी जंग हल्की चांदनी में किसी भूले हुए वादे की तरह चमक रही थी। हवा बहुत हल्की थी, पीपल के पत्ते भी अब मुश्किल से हिल रहे थे, और मंदिर के आंगन में रखी पुरानी घंटी जैसे रात की नींद में डूबी हुई थी। हरिदास ने धीरे से ताले को छुआ तो उसकी उंगलियों को ठंडा धातु महसूस हुआ, और उसी क्षण उसके भीतर कोई पुरानी याद धीरे धीरे खुलने लगी। वही शाम, वही सीढ़ियां, वही गुरु भैरवनाथ की गंभीर आंखें। उसे याद आया कि उस दिन जब वे दोनों पहली बार तहखाने में उतरे थे, तो दीवारों पर लगी मिट्टी की दियों की लौ बहुत स्थिर थी, जैसे वहां की हवा भी सालों से शांत बैठी हो। भैरवनाथ ने उस समय उससे कहा था, हरिदास, कुछ जगहें सिर्फ पत्थर की नहीं होती, उनमें समय भी रहता है। और वो बात उस समय हरिदास को समझ नहीं आई थी। अब इतने वर्षों बाद उसी दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो वाक्य किसी गहरे अर्थ को छुपाए बैठा था। उसने धीरे से अपने गले में लटकती छोटी सी चाबी की डोरी को छुआ। वो चाबी भैरवनाथ ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसे दी थी, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, बस एक शांत मुस्कान के साथ। हरिदास ने कभी उस चाबी को इस्तेमाल नहीं किया था। वो बस उसकी गर्दन में ऐसे लटकती रही जैसे कोई मौन स्मृति। लेकिन आज रात उस चाबी का वजन उसे पहले से थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और चाबी को ताले के पास ले आया। कुछ पल तक वो यूं ही खड़ा रहा, जैसे अपने ही दिल से अनुमति मांग रहा हो। दूर कहीं रात में एक उल्लू की धीमी आवाज गूंजी, और उसी क्षण हरिदास ने बहुत धीरे से चाबी को ताले में डाल दिया। जंग लगे ताले ने पहले हल्का सा प्रतिरोध किया, फिर एक धीमी सी खटकी आवाज हुई, इतनी शांत कि वो आवाज भी जैसे खुद को छुपाना चाहती हो। दरवाजा अभी भी बंद था,
लेकिन ताला अब खुल चुका था। हरिदास ने लकड़ी के दरवाजे को दोनों हाथों से छुआ। लकड़ी ठंडी थी और उसकी दरारों में जमी धूल उंगलियों के नीचे हल्की सी सरक रही थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुला और उसके खुलते ही भीतर से एक ठंडी, स्थिर हवा बाहर आई, जैसे किसी बहुत पुराने कमरे ने कई साल बाद पहली सांस ली हो। तहखाने के भीतर अंधेरा पूरा नहीं था। कहीं भीतर, शायद किसी कोने में, बहुत हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो रोशनी ऐसी थी जैसे किसी मिट्टी के छोटे दिए की आखिरी लौ अभी भी जल रही हो। हरिदास ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। पत्थर की सीढ़ियां ठंडी थी और हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे हल्की सी गूंज उठती, जो फिर तुरंत चुप्पी में खो जाती। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, ऊपर की चांदनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और सामने की हल्की पीली रोशनी थोड़ी साफ होती जा रही थी। तहखाने की दीवारें मोटी पत्थर की थी, जिन पर नमी के पुराने निशान थे, और कुछ जगहों पर मकड़ी के जाले ऐसे फैले थे जैसे महीन चांदी के धागे। नीचे पहुंचकर हरिदास कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें उस हल्की रोशनी की दिशा में टिक गई। वहां एक छोटा सा मिट्टी का दिया रखा था, जिसकी लौ बहुत धीमी थी लेकिन स्थिर थी, जैसे उसे बुझने की कोई जल्दी न हो। दिए के पास वही पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिसे हरिदास ने सालों पहले देखा था। मेज की सतह पर धूल की एक पतली परत जमी थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक जगह साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां हाथ रखा हो। यह देखकर हरिदास के मन में एक बहुत हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन उस बेचैनी में डर नहीं था, बस एक शांत जिज्ञासा थी। उसने धीरे से मेज के पास कदम बढ़ाए। मेज पर एक कपड़े का पुराना थैला रखा था, वही थैला जिसे उसने वर्षों पहले भैरवनाथ के हाथों में देखा था। थैले का कपड़ा अब थोड़ा फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी गांठ अभी भी उसी तरह बंधी हुई थी। हरिदास ने बहुत सावधानी से उस थैले को उठाया। कपड़ा ठंडा था और उसमें से हल्की सी चंदन की खुशबू आ रही थी, वही खुशबू जो भैरवनाथ के वस्त्रों से अक्सर आती थी। उसकी उंगलियां कुछ पल के लिए वही ठहर गई, जैसे वो उस स्मृति को महसूस करना चाहता हो। फिर उसने धीरे से गांठ खोली। थैले के भीतर एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी थी। डिब्बी पर बहुत बारीक नक्काशी थी, फूलों और पत्तियों की, जो अब समय के साथ थोड़ी घिस चुकी थी। हरिदास ने उस डिब्बी को हाथ में लिया और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके भीतर एक पुराना मुड़ा हुआ कागज दिखाई दिया। कागज बहुत सावधानी से रखा गया था, जैसे वो किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को संभाले हुए हो। हरिदास का दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी वही शांत भाव था। उसने कागज को धीरे से खोला। कागज पर भैरवनाथ की लिखावट थी, धीमी, साफ और स्थिर। उस पर सिर्फ कुछ ही पंक्तियां लिखी थी, लेकिन उन पंक्तियों में जैसे कई सालों की खामोशी छुपी हुई थी। हरिदास ने बहुत धीरे से पढ़ना शुरू किया और हर शब्द के साथ उसकी आंखों में एक नई चमक उभरने लगी, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद कोई बहुत पुरानी सच्चाई धीरे धीरे उजाले में आ रही हो। कागज पर लिखा था कि मंदिर का ये तहखाना सिर्फ पत्थरों का कमरा नहीं है, ये उन यादों की जगह है जिन्हें समय ने छुपा दिया था और अब उन्हें समझने का समय आ चुका है। हरिदास ने कागज को कुछ देर तक चुपचाप हाथ में पकड़े रखा। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे किसी पुराने सवाल का जवाब धीरे धीरे आकार ले रहा हो। दिए की लौ अभी भी उसी तरह शांत जल रही थी और उसकी हल्की रोशनी में तहखाने की दीवारें अब पहले से कम अंधेरी लग रही थी। हरिदास ने एक लंबी सांस ली और उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद वह रात किसी रहस्य की शुरुआत नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने घाव की धीमी सी मरहम बनने वाली है। कभी कभी कोई पुराना कागज सिर्फ शब्द नहीं रखता, वो समय की वो धीमी सांस भी अपने भीतर छुपाए रहता है,
जो वर्षों बाद किसी शांत रात में फिर से सुनाई देने लगती है। हरिदास कुछ देर तक उसी तहखाने में खड़ा रहा, हाथों में पकड़े उस कागज को देखते हुए, और दिए की छोटी सी लौ उसके चेहरे पर हल्की पीली छाया डाल रही थी। तहखाने की हवा अब भी ठंडी और स्थिर थी, लेकिन उसमें चंदन और पुराने कागज की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी, जैसे समय खुद वहां बैठकर किसी पुराने संवाद को सुन रहा हो। हरिदास ने धीरे से कागज को फिर से पढ़ा, हर अक्षर को बहुत धैर्य से देखते हुए, जैसे वो शब्दों के पीछे छुपी चुपी को समझना चाहता हो। भैरवनाथ की लिखावट हमेशा की तरह स्थिर थी, न बहुत तेज न बहुत सजावटी, बस सीधी, शांत और भरोसे से भरी हुई। उस कागज पर लिखा था कि मंदिर का ये तहखाना एक साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक स्मृति है, एक ऐसी स्मृति जिसे कभी जल्दी में छुपा दिया गया था, ताकि समय उसे सही क्षण तक सुरक्षित रख सके। हरिदास के मन में अचानक एक हल्की सी गर्माहट उठी, जैसे कोई बहुत पुरानी बात धीरे धीरे समझ में आने लगी हो। उसने कागज को सावधानी से मोड़ा और लकड़ी की मेज पर रखा। फिर उस छोटी डिब्बी के भीतर झांका। डिब्बी के तले में एक और वस्तु रखी थी, एक छोटा सा पीतल का घंटा। घंटा बहुत पुराना था और उसके किनारों पर समय की पतली रेखाएं साफ दिखती थी, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। हरिदास ने उसे धीरे से उठाया। घंटी की धातु ठंडी थी, और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे एक बहुत हल्की सी झंकार सुनाई दी, इतनी धीमी कि वो आवाज जैसे हवा में घुलकर बस दिल तक पहुंच गई। उस झंकार ने अचानक उसके भीतर एक और स्मृति जगा दी। कई साल पहले की सुबह थी, जब वो बहुत छोटा था और मंदिर की सफाई करते करते थककर सीढ़ियों पर बैठ गया था। उसी समय भैरवनाथ उसके पास आए थे और उनके हाथ में यही छोटा पीतल का घंटा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, घंटी सिर्फ आवाज नहीं करती हरिदास, ये मन को याद दिलाती है कि हर सुबह नई होती है। उस समय हरिदास ने बस सिर हिला दिया था, लेकिन अब उस वाक्य का अर्थ उसके भीतर धीरे धीरे खुल रहा था। तहखाने की दीवारों पर दिए की रोशनी हल्के हल्के कांप रही थी, और उस रोशनी में हरिदास ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पहले वो यहां बहुत कम समय रहा था, इसलिए उसने कभी ठीक से इस जगह को नहीं देखा था। एक कोने में पत्थर की एक पुरानी अलमारी बनी हुई थी, जिसकी लकड़ी की चौखट थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, और कुर्सी की पीठ पर कपड़े का एक फीका टुकड़ा टंगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बहुत समय पहले वही छोड़ दिया हो और फिर लौटकर उसे लेने नहीं आया। हरिदास धीरे धीरे उस अलमारी के पास गया। उसके कदमों की आहट पत्थर की जमीन पर बहुत हल्की गूंज छोड़ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अलमारी का दरवाजा छुआ। लकड़ी पर धूल की पतली परत जमी थी, लेकिन दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्का सा टिकाया हुआ था। उसने उसे धीरे से खोला। भीतर कुछ पुराने कागज रखे थे, और उनके बीच एक छोटी सी कपड़े की पोटली थी। पोटली का कपड़ा हल्का पीला हो चुका था, जैसे सूरज की रोशनी ने वर्षों तक उसे धीरे धीरे फीका कर दिया हो। हरिदास ने पोटली को हाथ में लिया। उसे खोलते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानता हो कि जो भी सामने आएगा वो किसी डर का नहीं बल्कि समझ का हिस्सा होगा। पोटली के भीतर एक छोटा सा सूखा फूल रखा था, शायद चमेली का। उसकी पंखुड़ियां अब बहुत नाजुक हो चुकी थी, लेकिन उनमें अभी भी एक बहुत हल्की खुशबू बाकी थी। हरिदास उस फूल को देखते ही ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक और पुरानी तस्वीर उभर आई। मंदिर का वही आंगन, पीपल के पेड़ की छाया, और एक छोटी सी लड़की जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चमेली के फूल पिरो रही थी। उसका नाम गौरी था। वो पास के घर में रहती थी और अक्सर सुबह सुबह मंदिर में फूल चढ़ाने आती थी। हरिदास और गौरी बचपन में अक्सर साथ खेलते थे। कभी आंगन में पड़े सूखे पत्तों को उड़ाते, कभी मंदिर की घंटी के नीचे खड़े होकर हंसते। लेकिन एक दिन अचानक गौरी
अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। कोई नहीं जानता था क्यों, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। उस दिन के बाद हरिदास के भीतर एक छोटी सी खाली जगह रह गई थी, जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं कहा। अब इतने साल बाद उसी तहखाने में उस सूखे फूल को देखकर उसे लगा जैसे समय ने किसी बहुत पुराने पन्ने को धीरे धीरे फिर से खोल दिया हो। उसने फूल को बहुत सावधानी से वापस पोटली में रखा और अलमारी के भीतर रख दिया। उसके मन में अब कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी शांत जिज्ञासा थी, जैसे ये तहखाना सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि अधूरी भावनाओं को भी संभाल कर बैठा हो। दिए की लौ अब थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन अभी भी स्थिर थी। हरिदास ने उस छोटी पीतल की घंटी को हाथ में लिया और बहुत हल्के से उसे हिलाया। एक मधुर शांत ध्वनि तहखाने में फैल गई, इतनी कोमल कि वो आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस दिल में उतर गई। उस क्षण हरिदास को ऐसा लगा जैसे ये तहखाना कोई रहस्य छुपाने के लिए नहीं बना था, बल्कि शायद उन बातों को संभालने के लिए बना था जिन्हें समय ने जल्दबाजी में पीछे छोड़ दिया था। उसने ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर देखा। वहां से आती हल्की चांदनी अब पहले से थोड़ी साफ दिखाई दे रही थी, और उसके भीतर एक बहुत कोमल विचार जागा। शायद ये रात उसे किसी ऐसे सच के करीब ले जा रही है जो डर नहीं बल्कि शांति देने वाला है, जैसे किसी पुराने पछतावे को धीरे धीरे समझ में बदल दिया गया हो। कभी कभी किसी पुराने कमरे में रखी चीजें चुपचाप इंतजार करती रहती हैं, जैसे उन्हें भरोसा हो कि एक दिन कोई लौटेगा और उनकी खामोशी को समझ लेगा। तहखाने की ठंडी हवा में खड़े हरिदास ने धीरे धीरे अपनी नजर उस छोटी पीतल की घंटी से हटाकर पूरे कमरे पर घुमाई, और दिए की लौ की पीली रोशनी में पत्थर की दीवारें अब पहले से कुछ कम अजनबी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सालों से बंद रहने के बाद भी किसी अधूरी कहानी की सांस अपने भीतर संभाले बैठी थी। हरिदास ने धीरे से एक लंबी सांस ली। चंदन, पुराने कागज और नमी की मिलीजुली खुशबू उसके भीतर एक अजीब सी शांति भर रही थी। उसके मन में अब डर का कोई निशान नहीं था, बस एक धीमी जिज्ञासा थी, जैसे वह किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ा हो जो उसे धीरे धीरे अपने ही दिल के भीतर ले जा रहा हो। उसने मेज पर रखा कागज फिर से उठाया। भैरवनाथ की लिखावट को देखते ही उसके मन में गुरु की शांत आंखें फिर से उभर आई। कागज के नीचे डिब्बी के भीतर उसे एक और पतली सी चिट्ठी दिखाई दी, जिसे उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था। वो चिट्ठी बहुत सावधानी से मोड़ी गई थी और उसके किनारे थोड़े पीले पड़ चुके थे। हरिदास ने उसे धीरे से खोला। उस पर सिर्फ कुछ ही पंक्तियां लिखी थी, लेकिन वे पंक्तियां पढ़ते ही जैसे तहखाने की हवा और भी गहरी हो गई। उसमें लिखा था कि हर स्मृति बोझ नहीं होती, कुछ स्मृतियां रास्ता दिखाने के लिए भी होती हैं। हरिदास ने उन शब्दों को कई बार पढ़ा। उसके दिल में कहीं एक हल्की सी टीस उठी, वही टीस जो कभी कभी शाम के समय मंदिर के आंगन में खड़े होकर उसे महसूस होती थी। शायद वो टीस उसी खाली जगह की थी जो गौरी के जाने के बाद उसके भीतर रह गई थी, या शायद उस पछतावे की थी जिसे उसने कभी ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की। तहखाने के एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी अब भी वही शांत खड़ी थी। हरिदास धीरे धीरे उसके पास गया और बहुत सावधानी से उस पर बैठ गया। कुर्सी ने हल्की सी चरमराहट की, जैसे वो भी लंबे समय बाद किसी की उपस्थिति को पहचान रही हो। सामने पत्थर की दीवार पर दिए की लौ की परछाई हिल रही थी, और हरिदास को लगा जैसे वो परछाई किसी पुराने दृश्य को धीरे धीरे उकेर रही हो। उसे याद आया एक बहुत पुरानी दोपहर, जब मंदिर के आंगन में हल्की धूप थी और गौरी ने उसे चमेली का एक छोटा सा फूल दिया था। उसने हंसते हुए कहा था, अगर कभी उदास हो तो इसे देख लेना। फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, पर उनकी खुशबू थोड़ी देर दिल में रहती है। उस समय हरिदास ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
लेकिन आज, इतने साल बाद, उसी तहखाने में उस सूखे फूल को देखकर उसे महसूस हो रहा था कि शायद कुछ खुशबुएं सच में समय से लंबी होती है। दिए की लौ अब थोड़ी और छोटी हो गई थी, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी स्थिर थी। हरिदास ने धीरे से उठकर कमरे के दूसरे कोने की ओर कदम बढ़ाए। वहां पत्थर की दीवार में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, इतनी छोटी कि शायद बाहर का आकाश मुश्किल से दिखता होगा। खिड़की के ऊपर जमी धूल के बीच से चांदनी की एक पतली किरण भीतर आ रही थी। वो किरण सीधे दीवार पर गिर रही थी और उस रोशनी में दीवार की एक पुरानी दरार साफ दिखाई दे रही थी। हरिदास कुछ देर तक उस दरार को देखता रहा। उसे अचानक लगा जैसे ये दरार सिर्फ पत्थर में नहीं, बल्कि समय में भी है। एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान चुपचाप एक दूसरे से मिल रहे हों। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस दरार को छुआ। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी। उसी क्षण उसके मन में भैरवनाथ की आवाज फिर गूंज उठी। कुछ जगहें सिर्फ पत्थर की नहीं होती, उनमें समय भी रहता है। अब वो वाक्य उसे पूरी तरह समझ आने लगा था। ये तहखाना शायद किसी रहस्य को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि उन बातों को संभालने के लिए बनाया गया था जिन्हें समय से पहले समझा नहीं जा सकता। हरिदास धीरे धीरे वापस मेज के पास आया। उसने उस छोटी लकड़ी की डिब्बी को फिर से बंद किया और बहुत सावधानी से उसे उसी जगह रख दिया। लेकिन उसके मन में अब एक नया विचार उभर रहा था। क्या ये सब सिर्फ स्मृतियों का संग्रह था, या इसके पीछे कोई और गहरी बात भी छुपी थी? तभी उसकी नजर मेज के नीचे रखी एक पतली लकड़ी की तख्ती पर पड़ी। तख्ती का एक कोना थोड़ा उठा हुआ था, जैसे उसके नीचे कुछ छुपा हो। हरिदास ने धीरे से झुककर उसे उठाया। नीचे एक बहुत छोटा सा पत्थर का खांचा बना हुआ था और उस खांचे में एक और वस्तु रखी थी, एक पुराना छोटा दर्पण। दर्पण की सतह थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी हल्की सी चमक बाकी थी। हरिदास ने उसे हाथ में उठाया। जब उसने उसमें देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उस चेहरे के पीछे जैसे कई सालों की यादें भी खड़ी थी। मंदिर का आंगन, पीपल का पेड़, गौरी की मुस्कान और भैरवनाथ की शांत आंखें। उस क्षण उसे अचानक समझ में आया कि शायद यह तहखाना किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए ही छोड़ा गया था, ताकि वो एक दिन यहां आकर अपने ही मन के उन कोनों को देख सके जिन्हें उसने वर्षों तक अनदेखा किया था। उसके दिल में अब एक बहुत कोमल शांति उतरने लगी थी, जैसे किसी लंबे समय से बंद खिड़की को धीरे धीरे खोल दिया गया हो और भीतर ताजी हवा भरने लगी हो। उसने दर्पण को वापस उसी खांचे में रखा और तख्ती को फिर से बंद कर दिया। ऊपर की सीढ़ियों से आती चांदनी अब थोड़ी और उजली लग रही थी और हरिदास को ऐसा लगा जैसे रात धीरे धीरे उसे किसी नई सुबह की ओर ले जा रही है, जैसे किसी पुराने पछतावे को समय ने आखिरकार समझ में बदल दिया हो। कभी कभी किसी पुराने दर्पण में सिर्फ चेहरा नहीं दिखाई देता, उसमें वे भाव भी उभर आते हैं जिन्हें हम वर्षों तक अपने भीतर छुपाए रखते हैं। तहखाने की ठंडी हवा में खड़े हरिदास ने धीरे धीरे उस पत्थर की तख्ती को वापस अपनी जगह पर रख दिया और कुछ क्षण वही झुका रहा, जैसे अपने भीतर उठती किसी हल्की लहर को शांत होने दे रहा हो। दिए की लौ अब और छोटी हो गई थी, लेकिन उसकी रोशनी अब भी बहुत स्थिर थी, जैसे उसे बुझने से पहले कुछ और देर इस कमरे की खामोशी को रोशन करना हो। हरिदास ने धीरे से चारों ओर नजर घुमाई। अब यह तहखाना उसे पहले जैसा अजनबी नहीं लग रहा था। उल्टा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह उसके दिल के किसी पुराने हिस्से को धीरे धीरे खोल रही हो। पत्थर की दीवारों पर जमी नमी की रेखाएं, कोनों में फैले पतले मकड़ी के जाले और लकड़ी की मेज पर रखी वो छोटी डिब्बी, सब कुछ जैसे किसी धीमी कहानी का हिस्सा था जो बहुत धैर्य से सुनी जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। हरिदास ने कदम बढ़ाए और उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी के पास आकर कुछ पल खड़ा रहा।
कुर्सी की पीठ पर टंगा वो फीका कपड़े का टुकड़ा अब भी हवा की हल्की लहर से बहुत धीरे हिल रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उस कपड़े को छुआ। कपड़ा बहुत पुराना था, शायद किसी पुराने वस्त्र का हिस्सा, और उसमें हल्की सी चंदन और धूप की मिलीजुली खुशबू अब भी बाकी थी। उस खुशबू ने अचानक उसके मन में एक और स्मृति जगा दी। वही शांत सुबह जब भैरवनाथ मंदिर के आंगन में बैठकर धूप जलाते थे और हवा में चंदन की हल्की सुगंध फैल जाती थी। उस समय हरिदास अक्सर सीढ़ियों पर बैठा रहता और मंदिर के आंगन में खेलते बच्चों को देखता। उन बच्चों में कभी कभी गौरी भी होती, हाथों में चमेली के छोटे छोटे फूल लिए, जिनसे वो माला बनाती रहती। हरिदास ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उन पुराने दिनों की हल्की आवाजें अभी भी हवा में कहीं मौजूद है। पीपल के पत्तों की सरसराहट, मंदिर की घंटी की धीमी ध्वनि और गौरी की खिलखिलाती हंसी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने फिर वही शांत तहखाना था। पत्थर की दीवारें, दिए की पीली रोशनी और एक लंबी खामोशी जो अब उसे डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। उसने धीरे से उस लकड़ी की मेज पर हाथ रखा। धूल की पतली परत उसकी उंगलियों के नीचे हल्की सी सरकी। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि इस तहखाने में सिर्फ स्मृतियां नहीं बल्कि एक बहुत गहरी शिक्षा भी छुपी हुई है। ये कि समय हर दर्द को मिटाता नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे समझ में बदल देता है। हरिदास ने फिर से उस छोटी डिब्बी को उठाया। उसने उसे खोला और भीतर रखे पीतल के छोटे घंटे को एक बार फिर हाथ में लिया। घंटा अब भी उतना ही ठंडा था, लेकिन उसकी धातु में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने उसे बहुत हल्के से हिलाया। एक मधुर, शांत ध्वनि पूरे तहखाने में फैल गई। वो ध्वनि इतनी कोमल थी कि जैसे हवा के साथ मिलकर पत्थर की दीवारों में उतर गई हो। हरिदास ने महसूस किया कि उस ध्वनि के साथ उसके भीतर की कोई बहुत पुरानी गांठ धीरे धीरे ढीली हो रही है। उसे अचानक वो शाम याद आ गई जब गौरी ने गाँव छोड़ा था। उस दिन मंदिर का आंगन असामान्य रूप से शांत था। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर हरिदास ने देखा था कि गौरी अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ रही थी। उसने उसे आवाज नहीं दी थी, शायद वो शब्द ढूंढ ही नहीं पाया था, बस दूर से देखता रहा था और बैलगाड़ी धीरे धीरे धूल के बीच गायब हो गई थी। उस दिन के बाद हरिदास ने कभी उस स्मृति को ठीक से महसूस नहीं किया। उसने बस उसे अपने भीतर कहीं बंद कर दिया था, शायद ठीक वैसे ही जैसे इस तहखाने का दरवाजा सालों तक बंद रहा। लेकिन आज, इतने वर्षों बाद, उसी तहखाने में खड़े होकर उसे लगा कि शायद कुछ दरवाजे बंद इसलिए रहते हैं ताकि हम एक दिन सही समय पर उन्हें खोल सकें। दिए की लौ अब बहुत छोटी हो चुकी थी। उसकी रोशनी दीवारों पर हल्की हल्की कांप रही थी और उसी कांपती रोशनी में हरिदास को पत्थर की दीवार पर एक बहुत पुराना चिन्ह दिखाई दिया। एक छोटा सा उकेरा हुआ प्रतीक जो शायद मंदिर के निर्माण के समय बनाया गया होगा। उसने उसे ध्यान से देखा। वो एक सरल आकृति थी, एक दीपक की। दीपक जिसके ऊपर एक छोटी लौ बनी थी। हरिदास के चेहरे पर एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई। शायद ये संकेत था कि अंधेरे कमरे भी रोशनी की प्रतीक्षा करते हैं। उसने धीरे से मेज पर रखे कागज को फिर उठाया और एक बार फिर पढ़ा। भैरवनाथ की वही पंक्ति, हर स्मृति बोझ नहीं होती, कुछ स्मृतियां रास्ता दिखाने के लिए भी होती हैं। इस बार वो वाक्य उसके भीतर बहुत गहराई तक उतर गया। उसे महसूस हुआ कि ये तहखाना किसी रहस्य का स्थान नहीं था। ये एक शांत दर्पण था जहां आकर इंसान अपने ही दिल की आवाज को सुन सकता था। ऊपर की सीढ़ियों से आती चांदनी अब और साफ दिख रही थी। शायद रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कहीं दूर सुबह की बहुत हल्की आहट भी जन्म ले रही थी। हरिदास ने दिए की लौ को कुछ क्षण तक देखा, फिर बहुत सावधानी से उसे बुझाया नहीं, बस उसे वैसे ही जलने दिया जैसे वो चाहता हो कि वो छोटी सी रोशनी इस कमरे की खामोशी के साथ
कुछ और समय बिताए। उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मुड़कर उस तहखाने को देखा। अब वो जगह उसे रहस्यमय नहीं लग रही थी, बल्कि एक शांत, सुरक्षित स्थान जैसी लग रही थी, जहां समय ने कुछ टूटे हुए पलों को धीरे धीरे संभाल कर रखा था। उसके दिल में अब कोई बोझ नहीं था, सिर्फ एक बहुत हल्की शांति थी, जैसे किसी पुराने पछतावे को समय ने आखिरकार समझ और स्वीकार में बदल दिया हो। कभी कभी सीढ़ियों से ऊपर लौटते कदम सिर्फ एक कमरे से बाहर नहीं आते, वे धीरे धीरे उस अंधेरे से भी बाहर आते हैं जो कई सालों से दिल के भीतर चुपचाप ठहरा रहता है। हरिदास ने तहखाने की पत्थर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उसे लगा जैसे नीचे की ठंडी हवा धीरे धीरे पीछे छूट रही है और ऊपर की चांदनी उसका इंतजार कर रही है। उसके कदम बहुत धीमे थे, जैसे वो हर सीढ़ी के साथ उस कमरे की खामोशी को सम्मान दे रहा हो, जिसने इतने वर्षों तक उसकी अनकही भावनाओं को संभाल कर रखा था। सीढ़ियों के किनारों पर जमी धूल हल्के से सरकती और ऊपर से आती चांदनी उन धूल के कणों को ऐसे चमका रही थी जैसे हवा में छोटे छोटे सितारे तैर रहे हों। जब वो आधी सीढ़ियां चढ़ चुका, तब उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। नीचे तहखाने का कमरा अब आधा अंधेरे में था और आधा दिए की मध्यम रोशनी में। वो छोटी लौ अभी भी जल रही थी, शांत और स्थिर, जैसे किसी धैर्यवान साधु की सांस। हरिदास कुछ पल वही खड़ा रहा। उसे लगा जैसे वो लौ सिर्फ कमरे को नहीं, बल्कि उसके भीतर की किसी नई समझ को भी रोशन कर रही है। फिर उसने धीरे से ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो सीढ़ियों के आखिरी हिस्से तक पहुंचा, मंदिर के पीछे का आंगन फिर से उसके सामने खुल गया। रात अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन आसमान साफ था और चांद की फीकी रोशनी पत्थर की जमीन पर एक शांत परत की तरह बिछी हुई थी। पीपल के पेड़ की पत्तियां हल्की हवा में बहुत धीरे हिल रही थी और उनकी सरसराहट अब उसे पहले से कहीं अधिक मधुर लग रही थी। हरिदास ने कुछ पल उस पेड़ को देखा। इस पेड़ के नीचे उसने जीवन के कितने मौसम देखे थे, बचपन की हंसी, युवावस्था की उलझने और अब इस शांत उम्र की धीमी समझ। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद यही पेड़ उस तहखाने का सबसे पुराना साथी रहा होगा, जिसने वर्षों तक उसकी खामोशी को देखा होगा। वो धीरे धीरे आंगन के बीच तक आया और वही खड़ा हो गया। मंदिर की दीवारें चांदनी में बहुत शांत लग रही थी। उन पर पड़ी हल्की दरारें अब उसे कमजोरी नहीं, बल्कि समय की कहानियां लग रही थी। हरिदास ने ऊपर आसमान की ओर देखा। चांद बादलों से थोड़ा ढका हुआ था और उसके आसपास कुछ छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत शांत विचार उठा। कितनी चीजें जीवन में बिना शोर के बदल जाती है। जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदल जाती है, वैसे ही कभी कभी मन का बोझ भी समझ में बदल जाता है। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर चला। सीढ़ियां वही पुरानी थी, जिन पर अनगिनत पैरों के निशान समय के साथ घिस चुके थे। उसने हाथ बढ़ाकर मंदिर के बड़े लकड़ी के दरवाजे को छुआ। दरवाजा ठंडा था और उस पर लगी धातु की कीलें चांदनी में हल्की चमक रही थी। हरिदास ने उसे खोला और भीतर चला गया। मंदिर के भीतर गहरी शांति थी। पत्थर के फर्श पर चांदनी की हल्की रेखाएं पड़ रही थी और गर्भगृह के सामने रखा बड़ा पीतल का दीपक बुझ चुका था, लेकिन उसमें से धूप की हल्की खुशबू अब भी उठ रही थी। हरिदास ने धीरे धीरे आगे बढ़कर दीपक के पास बैठ गया। उसकी आंखें मूर्ति की ओर उठीं, लेकिन उनमें किसी प्रश्न की बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी। उसे याद आया कि भैरवनाथ अक्सर कहा करते थे, सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, वो बस एक शांत भावना होती है। आज उसे पहली बार वो बात पूरी तरह समझ में आ रही थी। वो कुछ देर वही चुप बैठा रहा। मंदिर के भीतर की हवा स्थिर थी और बाहर से आती पीपल की पत्तियों की हल्की आवाज इस शांति को और गहरा बना रही थी। हरिदास के मन में अब कोई भारी स्मृति नहीं थी। गौरी की याद भी
अब किसी अधूरे दुख की तरह नहीं बल्कि एक कोमल मुस्कान की तरह लौट रही थी। उसे लगा जैसे उस तहखाने की यात्रा ने उसके भीतर एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। ऐसा दीपक जो पछतावे को धीरे धीरे स्वीकार में बदल देता है। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। उसने मंदिर के कोने में रखी छोटी झाड़ू उठाई और धीरे धीरे फर्श साफ करने लगा। ये उसका रोज का काम था, लेकिन आज उसे ये काम पहले से कहीं अधिक शांत लगा। हर झाड़ू की हल्की सरसराहट जैसे उसके भीतर की शांति को और गहरा कर रही थी। काम खत्म करके वो फिर से बाहर आंगन में आ गया। रात अब और शांत हो चुकी थी। दूर कहीं कोई कुत्ता हल्के से भौंका। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। हरिदास ने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे इस हवा में भी कोई धीमी प्रार्थना बह रही है। उसी क्षण उसे एक विचार आया, क्या यह तहखाना अब भी बंद रहना चाहिए, या शायद समय आ गया है कि उसकी खामोशी किसी और के लिए भी रास्ता बन सके। लेकिन यह विचार अभी पूरा नहीं हुआ था। वो बस एक हल्की सी संभावना की तरह उसके मन में ठहर गया। हरिदास ने आसमान की ओर देखा। चांद अब थोड़ा पश्चिम की ओर झुक गया था और रात का गहरा सन्नाटा धीरे धीरे उस क्षण की ओर बढ़ रहा था जब दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज सुनाई देगी। उसने बहुत धीमी सांस ली और महसूस किया कि उसके भीतर जो खाली जगह सालों से चुपचाप थी, वो अब पहले जितनी भारी नहीं रही। जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की आखिरकार खुल गई हो और भीतर ताजी हवा भरने लगी हो। उस रात मंदिर के आंगन में खड़ा हरिदास बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन उस चुप्पी में अब अकेलापन नहीं था, बस एक गहरी सुकून भरी शांति थी। जैसे किसी पुराने पछतावे को समय ने धीरे धीरे क्षमा में बदल दिया हो। कभी कभी रात की सबसे गहरी खामोशी में कोई बहुत पुरानी बात धीरे से सिर उठाती है, जैसे हवा किसी भूले हुए नाम को फिर से पुकारना चाहती हो। उस रात भी मंदिर के आंगन में खड़े हरिदास को ऐसा ही लगा, जैसे पीपल के पत्तों की धीमी सरसराहट में कोई स्मृति बहुत हल्के से जाग रही हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे रात किसी थके हुए दिल को आराम देना चाहती हो। हरिदास पेड़ के नीचे कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। चांद अब थोड़ा और नीचे झुकाया था और उसकी फीकी रोशनी मंदिर की दीवारों को ऐसे छू रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त बिना आवाज के कंधे पर हाथ रखते। उसने धीरे से अपनी हथेलियां जोड़ ली, लेकिन यह कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं थी, बस एक शांत भावना थी, जैसे मन किसी अनकहे आभार से भर गया हो। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमे कदमों से मंदिर की सीढ़ियां उतरकर आंगन के उस हिस्से की ओर चलना शुरू किया जहां मिट्टी का छोटा रास्ता गांव की गलियों की ओर जाता था। यह रास्ता उसने हजारों बार देखा था, लेकिन आज उसे लगा जैसे हर पत्थर, हर मोड़ किसी पुराने समय की कहानी कह रहा हो। रास्ते के किनारे कुछ जंगली फूल उगे थे, छोटे, साधारण, लेकिन चांदनी में बहुत शांत दिखते हुए। हरिदास कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। उसे अचानक चमेली का वो सूखा फूल याद आया जो उसने तहखाने की पोटली में देखा था। वो फूल अब सिर्फ एक स्मृति नहीं था, वो जैसे एक संदेश था कि कुछ चीजें भले ही समय के साथ बदल जाए, उनकी खुशबू कहीं न कहीं बनी रहती है। हवा ने धीरे से पीपल के पत्तों को हिलाया और कुछ सूखे पत्ते जमीन पर गिर पड़े। उनकी हल्की आवाज ने रात की शांति को और गहरा बना दिया। हरिदास ने झुककर उनमें से एक पत्ता उठाया। वो बहुत हल्का था और उसकी नसों में समय की पतली रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। उसने उसे हाथ में घुमाकर देखा और फिर धीरे से वापस जमीन पर रख दिया। उसे लगा जैसे जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ फिर भी खड़ा रहता है, शांत और स्थिर। उसी क्षण उसके मन में भैरवनाथ की एक और बात उभर आई। एक बार उन्होंने कहा था, हरिदास, मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर उन भावनाओं से बनता है जो लोग यहां छोड़ जाते हैं। उस समय यह बात उसे एक साधारण वाक्य लगी थी,
लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि मंदिर के हर कोने में सचमुच कितनी भावनाएं बसी हुई हैं। प्रार्थनाएं, उम्मीदें, पछतावे और कभी कभी मौन आंसू भी। वो धीरे धीरे वापस मंदिर की ओर मुड़ा। चलते समय उसके कदमों में अब कोई भारीपन नहीं था। उनमें एक हल्की सी सहजता थी, जैसे मन ने किसी पुराने बोझ को धीरे से नीचे रख दिया हो। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा। दूर दूर तक सब कुछ शांत था। कुछ घरों की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे वहां भी कोई देर तक जागकर किसी सोच में खोया हो। हरिदास ने धीरे से मंदिर के दरवाजे के पास रखी छोटी घंटी को छुआ। उसने उसे बजाया नहीं, बस उसकी ठंडी धातु को महसूस किया। उस स्पर्श में भी एक अजीब सी शांति थी। फिर वो अंदर चला गया। मंदिर के भीतर की हवा पहले से और स्थिर थी। पत्थर का फर्श ठंडा था और गर्भगृह के सामने रखी मूर्ति पर चांदनी की एक पतली किरण पड़ रही थी। वो धीरे से वहीं बैठ गया। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गई, लेकिन उसका मन कहीं और भटक नहीं रहा था। वो बस उसी क्षण में ठहरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि जैसे भीतर कोई धीमी धड़कन बहुत स्थिर हो गई है। उस शांति में उसे अचानक तहखाने की छोटी लौ याद आई। वो लौ अभी भी शायद जल रही होगी, उसी शांत धैर्य के साथ। और उसी सोच के साथ उसके मन में एक नया विचार धीरे धीरे जम लेने लगा। शायद वो तहखाना सिर्फ उसके लिए नहीं था। शायद वो जगह इसलिए बची रही ताकि किसी दिन कोई और भी वहां आकर अपने मन की किसी गांठ को खोल सके। ये विचार अभी बहुत हल्का था, जैसे सुबह की पहली किरण से पहले की फीकी रोशनी। लेकिन उसमें एक संभावना थी, एक ऐसी संभावना जो डर से नहीं बल्कि करुणा और समझ से जन्म लेती है। हरिदास ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे एक छोटा सा उत्तर दे दिया है कि पछतावा भी कभी कभी एक रास्ता बन सकता है, अगर उसे शांत मन से देखा जाए। बाहर हवा फिर से चली। पीपल के पत्ते बहुत हल्के से हिले और मंदिर के भीतर वो आवाज किसी बहुत पुरानी धुन की तरह गूंज गई। हरिदास की आंखों में अब कोई नमी नहीं थी, बस एक बहुत गहरी शांति थी, जैसे किसी पुराने दर्द को आखिरकार समझ लिया गया हो। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा, बिना किसी जल्दबाजी के। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दूर कहीं पूर्व दिशा में आकाश का रंग बहुत हल्का बदलने लगा था। शायद अभी सुबह आने में समय था, लेकिन उसकी आहट अब हवा में महसूस होने लगी थी। हरिदास ने धीरे से उठकर मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर जाते समय उसने एक बार फिर उस आंगन को देखा। पीपल का पेड़, पत्थर की सीढ़ियां और वह रास्ता जो गांव की ओर जाता था, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके देखने का तरीका अब बदल गया था। जैसे किसी पुराने गीत को वर्षों बाद फिर से सुनने पर उसका अर्थ बदल जाता है। उस रात मंदिर के आंगन में खड़े हरिदास ने महसूस किया कि शायद जीवन का सबसे बड़ा सुकून यही है, जब दिल किसी बीती बात को बिना शिकायत, बिना डर, बस एक शांत मुस्कान के साथ स्वीकार कर ले, जैसे कि किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। लेकिन उस शांत शाम में जब हरिदास ने आखिरी बार मंदिर के पीछे की ओर नजर डाली, तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उस बंद तहखाने की दरार से कोई बहुत हल्की चमक फिर से झिलमिला उठी हो, जैसे कोई अधूरी बात अब भी भीतर इंतजार कर रही हो। शायद रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, और शायद उस पुराने तहखाने की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर इस शांत कहानी ने आपके मन को जरा भी छुआ हो, तो बस यही थोड़ी देर ठहर जाइए, क्योंकि अगली रात उस बंद दरवाजे के पीछे की खामोशी शायद एक और सच कहने वाली है।